मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरी साथी, इसी क्षेत्र की सांसद और देश की पहली विदेश मंत्री, सफल विदेश मंत्री बहन सुषमा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मध्य प्रदेश के ही नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान थावरचंद जी, और पूरे देश में कृषि क्रांति लाने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे किसान पुत्र और देश के कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान गौरीशंकर जी, श्रीमान रामपाल सिंह जी, सांसद श्रीमान नंद कुमार जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि मीलों तक बसों की कतार लगी थी। वो यहां पहुंचना चाहते थे। मैं नहीं मानता हूं वो पहुंच पाए होंगे। जो मेरे किसान भाई बहन यहां 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर अटक गए हैं, उनको भी मैं यहां से नमन करता हूं। मैं सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूं। लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इस तरफ भी वही हाल है, इस तरफ भी वही हाल। और ये सिरोही एक छोटा सा कस्बा, जहां इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना और राज्य भर से इतनी बड़ी मात्रा में किसानों का आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं हृदय से इन मेरे किसान भाइयों बहनों का उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किसानों का दर्शन करने के लिए आया हूं। मध्य प्रदेश के किसानों को नमन करने के लिए आया हूं, उनका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। 10 साल पहले हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर के नक्शे पर मध्य प्रदेश का नामो निशान नहीं था। कृषि क्षेत्र में योगदान करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के तट या कृष्ण गोदावरी के तट, यही इलाके हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र के इलाके माने जाते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों ने अपनी सूझबूझ से, अपने परिश्रम से, नए नए प्रयोगों से
और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने अनेक वित्त किसान लक्षी योजनाओं के रहते, ग्रामीण विकास की योजनाओं को रहते और किसान की जो मूलभूत आवश्यकता है उस पानी पर बल देने के कारण राज्य सरकार और किसानों ने मिलकर के एक नया इतिहास रचा है और आज हिंदुस्तान के कृषि जगत में मध्य प्रदेश सिरमौर बन गया है। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आज नमन करने आया। 4 साल लगातार कृषि क्षेत्र का अवार्ड एक राज्य जीतता चला जाए, ये छोटी बात नहीं है। और उनका ग्रोथ भी देखिए, कभी 0 पर से 10 पर पहुंचना सरल होता है, लेकिन 15, 17, 18 पर से 20, 22 या 24 पे पहुंचना बहुत कठिन होता है। जो लोग कृषि अर्थशास्त्र को समझते हैं वो भली भांति जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने भारत की आर्थिक विकास की यात्रा में मध्य प्रदेश के कृषि जगत का कितना बड़ा योगदान किया है। और इसलिए मैं विशेष रूप से आज यहां आकर के लाखों किसानों की हाजिरी में कृषि कर्मण अवार्ड दे रहा हूं। ये अवार्ड तो मैंने मुख्यमंत्री का हाथ में दिया, राज्य के कृषि मंत्री के हाथ में दिया, लेकिन हकीकत में तो ये जो कृषि कर्मण अवार्ड है वो मैं मध्य प्रदेश के कोटि कोटि लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को देते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूं। आपने अद्भुत काम किया, लेकिन भाइयों बहनों, इन सब के बावजूद भी पिछले 2 साल वर्षा की स्थिति ठीक नहीं रही। कहीं सूखा रहा तो कहीं बाढ़ रही। इसके बावजूद भी देश के किसानों ने फसल की पैदावार में कमी नहीं आने दी, ऊपर से कुछ मात्रा में बढ़ोतरी हुई। ये किसानों के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज देश में विपरीत मौसम के बावजूद भी हमारा किसान विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी देश के अन्न के भंडार भरने में कोई कमी नहीं रखता। आज मेरा यहां आने का एक और कारण है कि संपूर्ण देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी गाइडलाइंस आज मध्य प्रदेश के किसानों की हाजिरी में समग्र देश के किसानों को अर्पित की जा रही है। और इसका हक मध्य प्रदेश के किसानों का बनता है कि जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है। और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आरंभ भी मध्य प्रदेश से करना बहुत ही उचित मुझे लगता है और उसके कारण आज इस कार्यक्रम की रचना की गई। हमारे देश में अटल जी की सरकार जब थी तब सबसे पहले फसल बीमा योजना आई थी और किसानों का भला करने का एक प्रामाणिक प्रयास भारतीय जनता पार्टी एनडीए अटल जी की सरकार ने किया था।
बाद में सरकार बदल गई, उन्होंने कुछ उसमें परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के कारण सरकार का तो भला हुआ, लेकिन किसान के मन में आशंकाएं पैदा हो गई और परिणाम ये आया कि किसान फसल बीमा योजनाओं से दूर भागने लगा। इस देश के इतने किसान प्राकृतिक संकटों को झेलते हैं, उसके बावजूद भी वो फसल बीमा लेने के लिए तैयार नहीं होते। पूरे हिंदुस्तान में 20% से ज्यादा किसान बीमा लेने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है कि ये करने के बाद भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे सामने सबसे पहली चुनौती थी कि हिंदुस्तान के किसान के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, बीमा योजना की एक ऐसी प्रोडक्ट दी जाए कि जिसके कारण किसान की सारी आशंकाओं का समाधान हो जाए। और इस देश में पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, जो लोग सुबह शाम मोदी को किसान विरोधी कहने के लिए भांति भांति के प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसी योजना बनी है कि जिसमें किसान की सारी मुसीबतों का समाधान है। एक समय था कि किसान फसल बीमा कुछ इलाकों में तो 14% तक जाना पड़ा, कुछ इलाकों में 6%, 8% गया। बीमा कंपनियां तय करती थी, मजबूरी का फायदा उठाती थी। इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे तो रबी फसल के लिए 1.5% से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा दिया गया। उन्होंने क्या किया था? भुगतान के ऊपर कैप लगा दिया था, एक दीवार लगा दी थी कि इससे ज्यादा भुगतान नहीं होगा। हमने प्रीमियम पर तो कैप लगा दी, लेकिन किसान को जब मिलने की नौबत आएगी उस पर कोई कैप नहीं रहेगी। जितना बीमा उतराएगा उतना ही पैसा उसका हक बनेगा और उसको देने का काम हो। ये बहुत बड़ा निर्णय है। और एक बात की, आज स्थिति ऐसी है कि एक गांव में अगर 100 किसान हैं, 80 किसान बीमा योजना से जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ 20 किसान जुड़ते हैं। और फसल का नुकसान भी 12, 15, 25 गांवों के बीच में क्या स्थिति है उसका हिसाब लगाया जाता था। हमने इस बार निर्णय किया, अकेला एक किसान होगा गांव में और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। पहले की योजना में, फसल बीमा में
अगर बारिश हुई नहीं तो फिर किसान मेहनत नहीं करता था, बीज खराब नहीं करता था, वो जाता ही नहीं था खेत में, क्योंकि मालूम था कि भाई कुछ होना ही नहीं है तो क्यों जाओ। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? बीज बोने के बाद फसल खराब हो तब तो बीमा हो सकता था। ये ऐसी बीमा योजना है कि अगर बारिश नहीं हुई है और उसके कारण किसान ने बोनी नहीं की है तो भी उसको कुछ मात्रा में मदद देने का प्रयास इस बीमा योजना से होगा। इस बीमा योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया कि एक बार फसल काट दी, तब तक मौसम अच्छी थी, सब अच्छा था, खेत के अंदर फसल के ढेर लगे हुए हैं और अचानक बारिश आ गई। फसल काटने के बाद बारिश आ गई। हिंदुस्तान की कोई बीमा कंपनी उसके लिए किसान की मुसीबत को देखने के लिए तैयार नहीं थी। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा निर्णय किया गया है कि फसल काटने के बाद अगर खेत में ढेर पड़ा है और 14 दिन के भीतर भीतर अगर बारिश आ गई, ओले गिर गए और अगर वो फसल बर्बाद हुई तो उसका भी बीमा दिया जाएगा, उसके लिए भी किसान को भुगतान की जाएगा। भाइयों बहनों, पहले बीमा लेते थे तो बीमा मंजूर होने में 4-4 सीजन चली जाती थी, निर्णय नहीं होता था। बीमा कंपनी, सरकार और किसान के बीच कागज ही चलते रहते थे। हमने निर्णय किया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, तत्काल सर्वे करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और 25% राशि उसको तत्काल दी जाएगी और बाकी प्रक्रिया कम से कम समय में पूर्ण करके किसान को दी जाएगी। भाइयों बहनों, इससे बड़ी गारंटी, रिस्क लेने की गारंटी कभी भी नहीं हो सकती है, ये जो किसानों ने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मेरी एक अपेक्षा है, प्लीज मेरी एक अपेक्षा है। आजादी के इतने साल हो गए, किसान का बीमा पर विश्वास नहीं रहा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप बीमा योजना पर विश्वास करें, एक बार प्रयोग करके देखें। और आज 20% से ज्यादा लोग बीमा नहीं लेते। क्या हिंदुस्तान के 50% किसान बीमा योजना में जुड़ने को, आगे आने को तैयार है? जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे इतना सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ने वाला है। जितने ज्यादा किसान बीमा लेंगे सरकार की तिजोरी से उतना पैसा ज्यादा जाने वाला है। उसके बावजूद भी मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप इस बीमा योजना के साथ जुड़िए। हिंदुस्तान में पहली बार किसानों की भलाई के लिए इतनी बड़ी योजना लाई गई है और एक बार किसान इस योजना से जुड़ गया, तो आने वाले दिनों में प्राकृतिक संकट किसान को कभी डुला नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी। भाइयों बहनों, हमारे देश में कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है कि जब देश के किसी न किसी इलाके में प्राकृतिक आपदा ना आई हो और किसानों को भयंकर नुकसान होता है। किसी न किसी इलाके में होता ही हो। लेकिन पहले नियम ऐसे थे कि अगर उस इलाके में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ होगा
तब जाकर के सरकार वहां पर हिसाब किताब शुरू करेगी। भाइयों बहनों, हमने इसमें निर्णय में बदल कर दिया और हमने कहा कि 50% नहीं, 1/3 भी अगर नुकसान हुआ है तो भी किसान को इस नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। पहले किसान को जो मुआवजा दिया जाता था, इसको करीब करीब 3 गुना कर दिया गया। भाइयों बहनों, किसान का कल्याण कैसे हो, किसान के जीवन को कैसे बदला जाए, गांव की आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव लाया जाए, उन बातों को प्राथमिकता देते हुए ये सरकार ने इन कामों को आगे बढ़ाया। सरकार ने एक नया और काम लिया है। हमारे देश में आधुनिक कृषि की तरफ हम जाना चाहते हैं। हम कृषि जगत में टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को मैकेनाइज करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हमारी सदियों के जो अनुभव है, हमारे किसान के पास जो बुद्धि धन है, जो परंपरागत नॉलेज है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमने नया तो ला नहीं पाए और पुराना छोड़ दिया। और इसलिए मैं विशेष रूप से हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। ये उनकी कल्पना थी कि परंपरागत जो कृषि है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनके अनुभवों का भी लाभ लिया जाए और आधुनिक विज्ञान और परंपरागत कृषि, इन दोनों का मेल किया जाए। और उस काम के लिए हमारे कृषि मंत्री बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा किसान मेहनत करता है, फसल पैदा करता है, लेकिन उसको दाम नहीं मिलता। इतना बड़ा देश है, एक ही फसल एक जगह पर भाव गिर जाते हैं तो दूसरी जगह पर भाव ज्यादा होते हैं, दाम ज्यादा होते हैं। लेकिन किसान के पास चॉइस नहीं रहता है। उसको तो बेचारे को अपने गांव के बगल में जो मंडी है, उसी में माल बेचना पड़ता है। हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो मेरे किसान भाइयों बहनों के लिए करते हैं। आने वाले दिनों में हम एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसका पूरा वर्चुअल प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मेरा किसान अपने मोबाइल फोन पर देख पाएगा कि उसके यहां अगर गेहूं है तो आज हिंदुस्तान के किस कोने में गेहूं कितने दाम से बिक रहे हैं, और वो तय कर सकता है। वो यहां मध्य प्रदेश में बैठे बैठे तय कर सकता है कि मुझे मध्य प्रदेश में गेहूं नहीं बेचना है, मुझे तो तमिलनाडु में ज्यादा दाम मिलते हैं, तमिलनाडु में बेचना है, वो बेच सकता है। पहली बार सारे देश की करीब 550 मंडियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके डिजिटल इंडिया का पहला फायदा मेरे किसान भाइयों बहनों को मिले, इसके लिए ऐसी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क बना करके एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट खड़ा करना है। और भाइयों बहनों, 14 अप्रैल भीमराव डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती। हमारे मऊ में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बाबा साहब आंबेडकर का तीर्थ खड़ा किया है।
उस 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के दिन हम हिंदुस्तान में ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का ऑनलाइन प्रारंभ करेंगे, उसकी शुभ शुरुआत कर देंगे। भाइयों बहनों, हमारे देश में गन्ना किसानों को लेकर के हमेशा चिंता बनी रही। जब हम सरकार में आए, बेहिसाब पैसे किसानों के भुगतान बाकी था। जहां किसान गन्ना पैदा करता था, बेहिसाब भुगतान बाकी था। कोई कहता था 50,000 करोड़ बाकी है, कोई कहता था 60,000 करोड़ बाकी है, कोई कहता था 65,000 करोड़ बाकी है। हर दिन नए नए आंकड़े आते थे। हमारे सामने चुनौती थी कि इन गन्ना किसानों को पैसे कैसे मिले। एक के बाद एक योजना बनाई। दुनिया में चीनी का दाम गिर गया था, भारत में चीनी भरपूर थी, दुनिया चीनी खरीदने को तैयार नहीं थी, कारखानों के पास पैसा नहीं था, किसान के पैसा कोई भुगतान नहीं करता था। हमने एक के बाद एक योजनाएं बनाई और आज 18 महीने के भीतर भीतर मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि जहां 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ की भुगतान की बातें होती थी, आज कल तक का मैंने हिसाब लिया 1,000 करोड़ से भी कम भुगतान अब बाकी रहा है। मेरे गन्ना किसानों को ये भुगतान हो जाए। इतना ही नहीं भाइयों, हम किसान को ताकतवर बनाने के निर्णय करते हैं। गन्ना किसान चीनी के कारखानेदारों की इच्छा पर जिंदा या मरा, ये अवस्था ठीक नहीं है। हमने एक नियम बनाया कि गन्ने से इथेनॉल बनाया जाए, वो इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाए। 10% इथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिक्स करने का निर्णय किया। देश को जो खाड़ी से तेल लाना पड़ता है, मेरे हिंदुस्तान का गन्ना किसान झाड़ी से तेल पैदा करेगा। खाड़ी के तेल के सामने मेरा झाड़ी का तेल काम आएगा और वो पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक दृष्टि से देश का भला करने वाला होगा। और किसान को गन्ना ज्यादा पैदा हो गया तो जो मुसीबत में फंसना पड़ता था, उससे वो बाहर आ जाएगा। चीनी के लिए एक्सपोर्ट के लिए योजनाएं बनाई, इंपोर्ट कम करने के लिए योजना बनाई, ब्राउन चीनी जो होती है उसके लिए योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती है, किसानों का कल्याण ये उनकी प्राथमिकता रहती है, उनकी प्राथमिकता रहती है। और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने एक नया विक्रम कर दिया। गुजरात जो रेगिस्तान है, वहां के किसानों ने कमाल करके दिखाई। भाइयों बहनों, आज कृषि क्षेत्र में अनेक नए प्रयास, नए प्रयोगों की आवश्यकता है, नए इनोवेशन होने चाहिए। हमने एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का अभियान चलाया है। लेकिन ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। ये कोई औजार बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया नहीं है। कृषि क्षेत्र में भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का काम हो सकता है। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं, एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है। हम कृषि क्षेत्र में नए नए आविष्कार करें, नए नए साधनों को बनाएं, नई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करें, किसानों के लिए करें, फसल के लिए करें, पशुपालन के लिए करें, मत्स्य उद्योग के लिए करें, डेयरी फार्मिंग के लिए करें, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए करें।
और स्टार्टअप योजना का लाभ उठाए, ये हमारे किसानों की नई ताकत बनेगी। आज हमारा किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाता है तो दुनिया में उसको एक नया मार्केट मिलेगा। हिंदुस्तान का सिक्किम प्रदेश देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है, देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है भाइयों। और पूरा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, ये सारा इलाका वो दुनिया का ऑर्गेनिक कैपिटल बनने की ताकत रखता है। इस काम पर हमने बल दिया है। हमारी एक इच्छा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हिंदुस्तान के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मेरे किसान में वो दम है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। और इसलिए दिल्ली में हमारी सरकार ने सर्वाधिक बजट कृषि सिंचाई योजना पे लगाया है और उसमें जल संचय पर बल है, जल सिंचन पर बल है, माइक्रो इरिगेशन पर बल है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से अधिकतम फसल पैदा करने का इरादा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए मैं शिवराज जी को विशेष अभिनंदन करता हूं। ये जो कृषि क्रांति मध्य प्रदेश में आई है, उसका मूल कारण उन्होंने सिंचाई योजना पर बल दिया, इरिगेशन पर बल दिया और कहां 12 लाख से 32 लाख पहुंचा दिया। मैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनके नेतृत्व की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों की जरूरत को समझा, उन्होंने प्राथमिकता दी और ये परिणाम आया है। पूरे देश में इसी काम को आगे बढ़ाना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं। आज सैटेलाइट के द्वारा आपके गांव में पानी कहां से कहां जा सकता है, उसका कंट्रोल प्लान आसानी से बन सकता है। गांव का पानी गांव में, ये मंत्र लेकर के हमने चलना चाहिए। बारिश में जितना भी पानी गिरे उसको रोकने का प्रबंध होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, मेरे किसान भाई बहन उसको करें। फर्टिलाइजर के जो खाली बैग होते हैं, सीमेंट के जो खाली बैग होते हैं, बोरे होते हैं, उसमें पत्थर और मिट्टी भर दो और जहां से पानी जाता है वहां पर पानी को रोक लो। 25-50 थैले लगा दो, पानी रुक जाएगा। 10 दिन 15 दिन में वो पानी जमीन में उतर जाएगा, जमीन के पानी के स्तर ऊपर आ जाएंगे, आपकी कृषि को बहुत फायदा होगा। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे सामान्य प्रयोगों के द्वारा हम पानी को बचाने का काम अब उठाएं। उसी प्रकार से ये हम जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, फ्लड इरिगेशन की जरूरत नहीं है। ये हमारे दिमाग में भर गया है कि खेत अगर पानी से लबालब भरा हुआ है तभी फसल पैदा होती है, ऐसा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा 5 साल 6 साल की उम्र हुई हो, लेकिन शरीर उसका 1 या 2 साल की उम्र जैसा ही दिखता है, वजन बढ़ता नहीं है, चेहरे पर चेतना नहीं है, एकदम ढीला ढाला है और मां को बड़ी इच्छा है कि बेटा जरा हंसते खिलने लगे, वजन बढ़ने लगे, खून बढ़ने लगे। और मां अगर ये सोचे कि बाल्टी भर पिस्ता बादाम के वाला दूध तैयार करूंगी और बच्चे को केसर पिस्ता बादाम के दूध से दिन में 4-4 बार नहलाऊंगी, दूध की बाल्टी में उसको आधा दिन बिठा करके रखूंगी, क्या वो बच्चे के शरीर में वजन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा,
शरीर में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। दूध हो, बादाम हो, पिस्ता हो, केसर हो, उसको नहलाया जाए, लेकिन बच्चे के शरीर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर समझदार मां बच्चे को दिन में चम्मच से 10 चम्मच 15 चम्मच दूध पिलाती जाएगी तो शाम तक भले 200 ग्राम दूध ले ले, लेकिन वजन बढ़ने लगेगा, शरीर बढ़ने लगेगा, खून बढ़ने लगेगा। दूध से नहलाने से बदन नहीं बदलता है, लेकिन दूध अगर 2-2 चम्मच पिला दिया तो बदलाव आता है। ये फसल का भी वैसा ही स्वभाव है जैसा बालक का होता है। फसल को पानी में डुबो करके रखोगे तो फसल ताकतवर बनेगी, ये सोचना गलत है। अगर बूंद बूंद फसल को पानी पिलाओगे तो फसल तेजी से बढ़ेगी। और इसलिए एक एक बूंद पानी से फसल कैसे बनाई जाए उस पर ध्यान देना। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इरिगेशन पर हम बल दे रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं 2014 में प्रधानमंत्री बना। मुख्यमंत्रियों की मुझे जो सबसे ज्यादा चिट्ठियां आई, सबसे ज्यादा चिट्ठियां क्या आई कि प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में यूरिया की कमी है, तत्काल हमें यूरिया भेजिए, हमें यूरिया की जरूर आवश्यकता है। भाइयों बहनों, 2015 में हिंदुस्तान के एक भी मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे यूरिया की मांग को लेकर के चिट्ठी नहीं आई। हिंदुस्तान के किसी कोने से नहीं आई। पहले आप अखबार निकाल के देख लीजिए, किसी ने किसी राज्य में, किसी ने किसी जिले में यूरिया लेने के लिए किसानों की कतार के फोटो आते थे। किसान यूरिया को ब्लैक मार्केट में खरीदता था और कुछ स्थानों पर तो यूरिया लेने के लिए आते थे, झगड़ा हो जाता था और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। ये बहुत दूर की बात नहीं बताता हूं, 2014 पहले तक ये होता रहता था। पहली बार मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसान को यूरिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा, मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी, पुलिस को डंडा नहीं चलाना पड़ा, किसान को कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ा। यह काम इस सरकार ने कर को दिखाया है भाइयों। और इतना ही नहीं, देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया की पैदावार, देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा यूरिया खाद की पैदावार अगर कभी हुई है तो 2015 में हुई है भाइयों बहनों। काला बाजारी बंद हो गई, बेईमानी का कारोबार बंद हो गया, किसान के हक की चीज किसान को पहुंचे, इसके लिए प्रबंध किया गया और उसके कारण यूरिया किसानों को पहुंच गया। भाइयों बहनों, हम यहीं पर अटके नहीं हैं। हमने आते ही यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया के जो कारखाने बंद पड़े थे उसको चालू करने का फैसला किया। जहां नए कारखाने लगाने की आवश्यकता है उसको लगाने के लिए तैयार है सरकार। लेकिन साथ साथ एक और काम किया है, साथ साथ हमने एक और काम किया है, जिस काम के तहत यूरिया का नीम कोटिंग कर रहे हैं। नीम का जो पेड़ होता है उसमें से जो फल में से तेल निकलता है वो यूरिया पर वो तेल चढ़ाया जाता है, नीम का तेल। उसके कारण यूरिया की ताकत बढ़ जाती है। किसान अगर पहले 10 किलो उपयोग यूरिया लेता था तो नीम कोटिंग वाला 6 किलो 7 किलो से भी काम चल जाता है। किसान का 3-4 किलो यूरिया का पैसा बच जाता है। दूसरा, नीम कोटिंग वाला यूरिया डालने से फसल को अतिरिक्त फायदा होता है, जमीन को अतिरिक्त फायदा होता है। जमीन का जो नुकसान हुआ है उसमें से मदद करने में नीम कोटिंग यूरिया काम आता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, पहले जो यूरिया आता था
वो किसानों के खेत में तो कम जाता था, केमिकल के कारखानों में चोरी होकर के चला जाता था। सब्सिडी वाला यूरिया केमिकल कंपनियों को काम आता था। अब नीम कोटिंग होने के बाद 1 ग्राम भी यूरिया खेती के सिवाय कहीं पर भी काम में नहीं आ सकता है, सिर्फ किसानों को काम आ सकता है। इतना बड़ा काम इस सरकार ने कर दिया। भाइयों बहनों, लेकिन मेरे किसानों से आग्रह है कि आप सिर्फ यूरिया के फर्टिलाइजर से मत चलिए। सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। ये जो शहरों का कूड़ा कचरा है, उसमें से फर्टिलाइजर बनाना और वो भी किसानों को पहुंचाना और वो भी सस्ते में मिले, इसके लिए कुछ कंसेशन देना ताकि मेरे किसान की जमीन बर्बाद न हो जाए। भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड निकाला है। सारे देश के किसानों तक सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाने का सपना है। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर कहे कि आपको डायबिटीज है, रिपोर्ट लाएं, लेकिन मिठाई खाना बंद न करें, तो उस रिपोर्ट का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग नहीं। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट आता है, तो उस रिपोर्ट की सलाह के अनुसार अगर शरीर में खान पान की आदत डालते हैं तो बीमारी कंट्रोल रहती है। जमीन का भी वैसा ही है। सॉइल हेल्थ कार्ड, हमारी जमीन की तबीयत कैसी है, कहीं हमारी ये भारत माता ये बीमार तो नहीं है, ये जमीन इसमें कोई नई बीमारी तो घुस नहीं गई है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलता है। मेरे खेत की जमीन किस पैदावार के लायक रही है। मेरे पिताजी जब जिंदा थे तब हो सकता है वो गेहूं के लिए अच्छी होगी, लेकिन इतने सालों में बर्बाद होते होते अब वो गेहूं के लायक नहीं रही है, वो दलहन के लायक हो गई है, वो तिलहन के लायक हो गई है। तो मुझे गेहूं से वहां शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सलाह सॉइल हेल्थ कार्ड से मिलती है और इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका भरपूर उपयोग मेरे किसान भाई बहन करें। मेरे किसान कौन सी फसल के लिए मेरी जमीन उपयुक्त है, इसके आधार पर अगर पैदावार करेंगे तो कभी किसान को रोने की नौबत नहीं आएगी। ये फसल बीमा के साथ साथ सॉइल हेल्थ कार्ड ये आपको बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप इस बात को आग्रह करिए। मुझे खुशी हुई, स्वच्छ भारत का जो अभियान चला है उसमें यही नजदीक में जहां से हमारे मुख्यमंत्री चुनाव जीतते हैं, वो बुधनी ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया है और इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जिन्होंने इस काम को किया है उन सभी गांव वालों को, सभी अधिकारियों को खुले में शौच नहीं जाने का जो निर्णय किया है, इसके लिए मैं अभिनंदन देता हूं। इंदौर के इलाके में भी ये काम हुआ है, ऐसा मुझे हमारे स्पीकर महोदया सुमित्रा जी बता रही थी। मैं उनको और इंदौर इलाके के लोगों को भी अभिनंदन देता हूं कि खुले में शौच जाना बंद हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के सभी मेरे गांव के लोग यहां आए, हम संकल्प करें कि हमारे गांव में हमारी बहन बेटियों को खुले में शौच नहीं जाना पड़ेगा। हम शौचालय बनाएंगे भी, शौचालय का उपयोग भी करेंगे और ये ओपन डिफेक्शन फ्री ये काम पूरा करने में मध्य प्रदेश के गांव उन्होंने बीड़ा उठाया है, जल्द से उसको पूरा करें, ये मेरी अपेक्षा है। भाइयों बहनों, क्या हम एक संकल्प कर सकते हैं क्या? ये संकल्प प्रधानमंत्री भी करे, ये संकल्प मुख्यमंत्री भी करे, ये संकल्प कृषि मंत्री भी करे, ये संकल्प देश के किसान भी करे, ये संकल्प देश के 125 करोड़ नागरिक भी करे। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे।
हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे। क्या हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 में हम जब पहुंचेंगे, हमारे किसानों की जो आय है, हमारे किसानों की जो इनकम है, वो 2022 तक हम 2 गुना करके छोड़ेंगे, 2 गुना करके छोड़ेंगे। ये संकल्प कर सकते हैं। मेरे किसान भाई संकल्प कीजिए, राज्य सरकारें संकल्प करें, सारे मुख्यमंत्री कृषि मंत्री संकल्प करें, एक बीड़ा उठाएं कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मेरे देश के किसान की आय हम 2 गुना करके रहेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। ये आज का संदेश लेकर के हम जाए, ये संकल्प लेकर के जाए। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपने 4 बार जो अवार्ड जीता है, आने वाले वर्षों में भी ये अवार्ड किसी के हाथ जाने मत दीजिए। कुछ कमाल करके दिखाइए। अभी थोड़े दिन पहले अबू धाबी से, यूएई से, जो हम दुबई अबू धाबी सब जानते हैं, वहां के क्राउन प्रिंस यहां आए थे। उनसे मैं बातें कर रहा था। ये किसानों को समझने जैसी बात है। क्राउन प्रिंस यहां आए थे तो हम दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे सामने एक चिंता जताई। उन्होंने कहा, मोदी जी, हमारे यूएई के पास बहुत बड़ी मात्रा में तेल के भंडार है, पैसे भी अपरंपार है, लेकिन न हमारे नसीब में बारिश है और जमीन भी रेगिस्तान के सिवाय कुछ नहीं है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। 10-15 साल के बाद हमें हमारे लोगों का पेट भरने के लिए अनाज भी बाहर से लाना पड़ेगा, सब्जी भी बाहर से लानी पड़ेगी, दलहन तिलहन भी बाहर से लाने पड़ेंगे। क्या भारत ने सोचा है कि गल्फ कंट्रीज की इतनी बड़ी मांग को कैसे पूरी करने के लिए तैयारी कर रहे हो? मैं हैरान था। यूएई के क्राउन प्रिंस 10 साल 15 साल के बाद वहां की जनता जनार्दन की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए भारत आज से तैयारी करे। भारत अपना तो पेट भरे, लेकिन भारत यूएई का भी पेट भरे। ये प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मेरे किसान भाइयों बहनों, दुनिया हमसे आज अपेक्षा कर रही है। सारी दुनिया को भारत काम आ सकता है। हम अगर कोशिश करें, हम हमारे उत्पादन को बढ़ाएं, हम दुनिया के बाजार को कब्जा कर सकते हैं। उस सपने को लेकर के आगे चले। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और जय जवान जय किसान जिस मंत्र ने हिंदुस्तान के किसानों ने भारत के अन्न के भंडार भर दिए थे, वो मेरा किसान हिंदुस्तान को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का भी एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।